हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एवेन्यू। आज हम हिस्ट्री क्लास 12th चैप्टर सेकंड को आगे कंटिन्यू करते हुए ये उसका सेकंड वीडियो है। फ्रेंड्स, इसके अंदर हम ये अब देखने वाले हैं देवपुत्र, स्वर्गपुत्र या दैविक राजा। ये विशेष रूप से ये शासक वर्ग अपने लिए प्रयोग करते थे। ये कुषाण शासक अपने आप को कहते थे या तो हम देवपुत्र, हम स्वर्गपुत्र और हम यह दैविक राजा हुआ करते हैं। इसलिए हमें जो है खुद ही गाइस ये उपाधि उन्होंने अपने स्वयं को दी हुई थी। और उसका पहला पॉइंट हमारा है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम ईसा तक ये समयकाल माना जाता है इनका, कुषाण शासकों का। मध्य एशिया से पश्चिम एवं उत्तर तक शासन करने वाले कुषाण शासक स्वयं को देवपुत्र की उपाधि देते थे। सर्वप्रथम सोने के सिक्के का संचालन कुषाण शासकों के द्वारा ही किया गया। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई है। राजधर्म के वक्तव्य को प्रस्तुत करने के लिए कुषाण शासकों ने अपने सिक्कों और मूर्तियों का इस्तेमाल किया। जिस प्रकार चीनी शासक अपने आप को स्वर्गपुत्र मानते थे, उसी प्रकार से कुषाणों ने अपने आप को भी एक देवपुत्र की उपाधि मानी है। गाइस, ये तो आपको पता होगा कि जैसे पहले टाइम राजा महाराजा हुआ करते थे, अपने आप को ही सब कुछ समझते थे, कहते थे सारा करता धरता हम ही हैं, अर्थात पूरे एक ब्रह्मांड के स्वामी अपने आप को वो मानते थे। इसलिए वो कहते थे कि सीधा सीधा अपना एक संबंध वो सीधा प्रभु के साथ जोड़ते थे कि एक आत्मा परमात्मा के साथ में एक वो सोचते थे कि हमारा एक उनका मिलन है और उनके अलावा दूसरी तरह से इस धरती पर कोई नहीं है। इसलिए अन्य लोगों को समान रूप से मानते थे और अपने आप को ये स्वर्गपुत्र और एक देवपुत्र जैसी उपाधियाँ देकर के खुद को संबोधित करते थे ये लोग। और विभिन्न स्थानों से मिली मूर्तियों के प्रमाण से यह प्रस्तुति मिलती है कि वह अपने आप को देवता के समान समझते थे। और गाइज, यहाँ पर एक नीचे एक इमेज दिखाई दे रही है आपको, ये कनिष्क की इमेज है। ये कनिष्क कुषाण वंश का सबसे एक प्रतापी राजा था। नेक्स्ट हमारा है गुप्त वंश। चौथी शताब्दी में कई बड़े साम्राज्यों का उदय हुआ, जिनमें से एक गुप्त वंश था। गुप्त अभिलेखों से ज्ञात हमें होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम, जो 319 ईस्वी से लेकर के 324 ईस्वी तक का समय इसका माना जाता है, इन्होंने ही गुप्त वंश का प्रथम एक स्वतंत्र शासक था ये, और उसकी उपाधि महाराजाधिराज की थी, एक महान। यहाँ पर भी एक महानता दिखा रहे हैं अपने आप को। नेक्स्ट हमारा है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना 319 to 20 ईस्वी के बीच में की थी। गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सर्वप्रथम रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया और गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्के, अभिलेखों एवं कवियों द्वारा दर्शाई गई थी। ये प्रयाग प्रशस्ति, ये सराहना प्रशंसा, प्रयाग प्रशस्ति का मतलब होता है सराहना, किसी को संबोधित करना, सराहना, किसी को एक आगे प्रेरणा देना, की रचना हर्षेण ने की थी, जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राजकवि थे। यह रचना संस्कृत भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक गाइस है जनता के मध्य राजा की भूमिका क्या थी। साधारणतः राजा की भूमिका के प्रमाण जनता के मध्य नगर नहीं देखे जाते थे। तत्पश्चात जातक और पंचतंत्र, जातक कथाएं मीन्स जो प्रचलित कथाएं होती हैं, कहते एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एक जनरेशन से आगे जनरेशन तक ये फॉरवर्ड होती रहती हैं, इसे ही जातक कथाएं कहा जाता है। और पंचतंत्र, पंचतंत्र का अर्थ यही होता है कहानियों का संग्रह एक तरीके से। तो जैसे कथाओं से पता चलता है कि किस्से कहानियां मौखिक हैं जिन्हें बाद में लिपिबद्ध किया गया। और पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी के मध्य में जातक कथाएं पाली भाषा में लिखी गई थी। ये पाली भाषा में हुआ करती थी। और गद्य तिंदु कहानी में बताया गया है कि विख्यात राजा की प्रजा दुखों से जूझती रहती है, जिनमें पुरुष, महिलाएं, किसान, ग्रामीण एवं जानवर भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर गाइस, ये उपज बढ़ाने के विभिन्न तरीके बताए गए हैं, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 20वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक का है। यहाँ किसानों के द्वारा लोहे के फाल वाले हल का प्रचलन था। गंगा और कावेरी, यहाँ पर ये नदियों के बीच कछारी क्षेत्र में यहाँ का भाग है, और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई यहाँ पर मिली है। और धान की रुपाई की वजह से गंगा की घाटी में भारी वृद्धि होने लगी, और कई भागों में लोहे के फाल का प्रयोग 20वीं शताब्दी के शुरू में हुआ था, जैसे पंजाब और राजस्थान। और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कुदाल का प्रयोग उपयोगी था।
ये पर्वतीय मीन्स ये पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर। कृषि हेतु सिंचाई के लिए कुओं, तालाबों, नहरों एवं कृषकों के माध्यम से स्वयं सिंचाई के साधनों को निर्मित किया गया था, जिसका परिणाम कृषि का विस्तार था। गाइज ये बात देखो, अगर जहाँ पर पूरी तरह से जल या सिंचाई की पूरी तरह से एक प्रबंध किया जाता है, पूरी तरह से अगर वहाँ सुविधा होती है, अगर वहाँ मौजूदगी है जल की, तो देखा जाएगा तो वहाँ पर फसल एक बहुत अच्छी तरह से होती है, जहाँ पे कृषि व्यवस्था और वहाँ की अर्थव्यवस्था भी बहुत तरह से मजबूती से वो बनी रहती है। अगला टॉपिक हमारे दोस्तों है ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। कृषि की तकनीक से कृषि का प्रसार तो हुआ, किंतु इसका प्रभाव विभिन्न स्थानों पर अलग अलग हुआ, जिसके कारण समाज में विभिन्न वर्गों का उदय हुआ। जैसे खेतीहर श्रमिक, खेतीहर श्रमिक कौन से? खेती करने वाले श्रमिक, श्रम मिस मजदूर वर्ग, छोटे किसान एवं बड़े बड़े जमींदारों का उदय हुआ। गृहपति का प्रयोग पाली भाषा में छोटे किसान एवं जमींदार के लिए किया जाता था। जमींदार एवं ग्राम प्रधान शक्तिशाली थे, ये किसानों पर अपना नियंत्रण रखते थे। तमिल संगम साहित्य में विभिन्न वर्गों का उल्लेख है, जैसे वेल्लालर, ये बड़े जमींदार, हलवाहा, उल्लर और दास अडिमई के लोग थे ये। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेगास्थनीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये सबसे कई बार ये लगभग पेपर में कई बार पूछा भी जाता है। ये मेगास्थनीज कौन था? ये सेल्यूकस निकेटर के मेगास्थनीज नामक एक यहाँ पर राजदूत था ये, और ये चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक का नाम है इंडिका। याद रखो इस चीज़ को, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका, या इंडिका के लेखक कौन है? वो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन है? ये सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया था? अपना एक राजदूत भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जो मौर्य साम्राज्य की नागरिकता व्यवस्था तथा सैन्य व्यवस्था, समाज तथा लोगों, जलवायु, जानवरों, पौधों तथा लोगों के आचार विचार पर अपने प्रकाश डालते हैं अपने ये लेखनी के माध्यम से, जो अंकित किया गया इंडिका पुस्तक में। मेगास्थनीज की सैन्य व्यवस्था क्या थी? मेगास्थनीज के अंदर भी ये बताया गया दोस्तों कि किस प्रकार से सैनिक व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे सैनिक की एक रणनीति होनी चाहिए, इनके बारे में बताया गया है। मौर्यकालीन व्यवस्था का वर्णन करते हुए मेगास्थनीज कहता है कि बड़े साम्राज्य के लिए सेना अत्यंत जरूरी थी। चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख सेनानी थे, जो एक युद्ध कार्यालय द्वारा नियंत्रित थे। इस युद्ध कार्यालय में 30 सदस्य थे, जो ब्राह्मणों समितियों में विभाजित थे। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। ये सारी समितियां अलग अलग विभागों में विभाजित थी, जैसे पैदल चलने वाली सेना अलग होती थी, घुड़सवार सेना अलग होती थी, हाथी सेना अलग थी, रथ अलग थी, नौका वाली सेना अलग हुआ करती थी। तो दोस्तों ये जो पूरा टॉपिक हमारा है ये मेगास्थनीज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप इस तरह से आंसर उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा भूमिदान। ये इतिहासकारों का मानना है कि इस तरह से उस समय की ईस्वी प्रारंभिक वर्षों में शताब्दियों से ही भूमिदान के कारण कुछ अभिलेख पत्थर ताम्रपात्रों पर लिखे मिले हैं। होता है दोस्तों कि एक शासक वर्ग अपने आप को इस चीज़ के अंदर शामिल करते थे कि बहुत ज़्यादा एक दान दिया करते थे वो लोगों को, जैसे उनके संबंधित जो लोग हैं, उनके नज़दीकी लोग, जैसे उनके नौकर चाकर हैं, उन्हें वो दान वगैरह दिया करते थे। तो भूमिदान के जो प्रमाण मिले हैं वो धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए थे यहाँ पर। जैसे कि कोई भी पुरोहित है, अगर कहीं यज्ञ करवाया उसने, तो वहाँ पर शासकों ने खुश होकर के उन्हें पूरी तरह से भूमिदान दे दी। और प्राप्त अभिलेखों की भाषा यहाँ संस्कृत, तमिल और तेलुगु है जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और मौर्ययुगीन समाज में महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था। और प्रभावती चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और उसकी शादी दक्कन के वाकाटक परिवार में हुई थी, परंतु अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती भूमि की मालकिन थी और उसको भूमि दान दिया गया था। और व्यापार एवं वाणिज्य क्या था? व्यापार, यहाँ पर दोस्तों व्यापार के बारे में बताया गया। व्यापार और वाणिज्य समझते हैं। जैसे वाणिज्य का अर्थ है कॉमर्स, और व्यापार का मतलब है अपने माल को या अपनी जो भी एक संसाधन है, उन संसाधनों को जा करके कहीं दूसरे स्थान पर उसको बेचना और उससे लाभ को प्राप्त करना। तो आंतरिक व्यापार कई प्रकार की वस्तुओं का आंतरिक व्यापार विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर होता था, और उसके अंदर ये
चीज़ें क्या क्या हुआ करती थी, जैसे उत्तर की तरफ से होने वाले व्यापार की तरफ से था कंबल मिलता था, चमड़ा आदि का व्यापार किया जाता था। और दक्षिण की तरफ से चीज़ें कौन कौन सी थी, कीमती पत्थर थे जिसके अंदर मोती, हीरा, शंख, सोना आदि से ये विनिमय एक महत्वपूर्ण व्यापार था। विनिमय मीन्स एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का अदला बदली करना, कि जैसे एक आदमी के पास कोई एक है वस्तु और दूसरा आदमी उससे वंचित है, उसके पास दूसरी ऐसी वस्तु है जो ये आदमी वंचित है, तो दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे अपना सामान, अर्थात अदला बदली कर लेते थे। इसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। विदेशी एवं बाहरी व्यापार। विदेशी व्यापार विशेषकर यूनान तथा कुछ हद तक बर्मा से होता था। निर्यात की मुख्य चीज़ें कौन कौन सी थी, जैसे विभिन्न मसाले जिसके लिए हमारा भारत देश जाना जाता है, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, हल्दी आदि, जो पूरी दुनिया के अंदर हमारा भारत देश इसके लिए भी जाना जाता है। मोती, हीरे, सूती वस्त्र, हाथी दांत की चीज़ें, शंख, चमड़ा, कंबल आदि व्यापार का संतुलन भारत के पक्ष में अत्यधिक था। ये व्यापार पर मौर्य साम्राज्य का नियंत्रण। राज्य सभी निर्मित एवं आयातित वस्तुओं पर कर लगाता था। व्यापार कर वस्तु के कुछ मूल्य का 5वां भाग होता था। कर चोरी करने पर कठोर दंड दिया जाता था। विशेषज्ञ मंडलों द्वारा व्यापारियों द्वारा बेची गई चीज़ों का निरीक्षण होता था तथा लाभ का प्रतिशत तय किया जाता था। स्थानीय वस्तुओं पर 5% तथा आयातित वस्तुओं पर 10% टैक्स लगाया जाता था। नेक्स्ट गाइस हमारा है ब्राह्मी लिपि। ये 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन लिपि का अर्थ निकाला था। ब्राह्मी लिपि भारत की अधिकांश लिपियों की जननी है तथा इसका प्रयोग सम्राट अशोक के लेखों में हुआ है। इसके 2 विभाजन काल हैं। पहला विभाजन काल मानते हैं इसको उत्तरी धारा को, जो है गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और शारदा तथा देवनागरी लिपि। आज की जो हमारी वर्तमान हिंदी है दोस्तों, वो देवनागरी लिपि से ही बनी हमारी। दूसरा हमारा है दक्षिणी धारा, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, कलिंग ग्रंथ, मध्य देशी और पश्चिमी लिपि शामिल है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। और गाइस अगला हमारा है खरोष्ठी लिपि। इस लिपि के अध्ययन में हिंद यूनानी राजाओं द्वारा बनवाए गए सिक्कों से जानकारी मिली है और इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी एवं खरोष्ठी में लिखे गए हैं, अर्थात यूनानी भाषा और खरोष्ठी लिपि के अंदर लिखे गए हैं। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। सम्राट अशोक के शहबाजगढ़ी और मानसरोवर, जो आज के समय वर्तमान में पाकिस्तान में है, स्थित अभिलेखों में खरोष्ठी लिपि का प्रमाण मिलता है। जेम्स प्रिंसेप ने खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकाला था। ये 1 नंबर क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसको याद रखना आप लोग। नेक्स्ट हमारा है सिक्के और राजा। मौर्य साम्राज्य में व्यापार को सरल एवं सुगम बनाने के लिए वस्तु विनिमय के स्थान पर सिक्कों का प्रचलन हो गया। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में सबसे पहले चांदी और तांबे के आहत सिक्के ढाले गए। सिक्कों पर मिले चिन्हों के माध्यम से पता चलता है कि इन सिक्कों का प्रचलन राजा ने किया था और सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण शासकों ने जारी किए थे और दक्षिणी भारत में भारी संख्या में खुदाई के दौरान रोमन सिक्के की प्राप्ति हुई। तो गाइज इस सेशन के अंदर हमारा इतना ही चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब नए चैप्टर के साथ हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।